नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं प्रैक्टिस सेट का, है ना। तो उसका प्रैक्टिस सेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने से शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आप नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंदें सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण कारण होती है। द्रव का जो बूंद होता है ना, किस कारण वो सिकुड़ती है। जैसे देखते हैं बरसात के दिनों में क्या होता है, वर्षा के बूंदों गोलाकार होना, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। एक गिलास पानी और एक गिलास जल में उड़ेलने पर, जमीन पर उड़ेलने पर क्या होता है, एक गिलास पानी और एक गिलास शहद, एक गिलास पानी और एक गिलास शहद दोनों में से क्या होता है, अगर दोनों में उड़ेलते हैं तो जल ज़्यादा दूर तक फैलता है, जबकि शहद जो होता है कम सिकुड़ता है ना। जल क्या होता है, पूरा जितना एरिया ले लेता है वो ज़्यादा एरिया लेता है, लेकिन क्या होता है, शहद जो होता है वो कम क्षेत्रफल घेरता है। तो इस क्या कारण है, पृष्ठ तनाव कारण। श्यानता से पूछा जाता है कैविलेटरी क्रिया कारण होता है तेल का पत्ती का ऊपर चढ़ना। तेल का क्या होता है, लालटेन में जो तेल का बत्ती होता है तो उसमें किसके कारण जलता है, ऊपर किसके कारण, तो कैपिलरी क्रिया के कारण, श्यानता के कारण ही ऊपर तेल में चढ़ता है। घनत्व में बोला जाता है, घनत्व का एक फॉर्मूला होता है रो बराबर m/v। m/v क्या होता है दोस्तों, मास है, द्रव्यमान है, v आयतन है। जिसका घनत्व अधिक होगा दोस्तों उसका, जिसका घनत्व अधिक उसका द्रव्यमान अधिक, जिसका घनत्व अधिक जिसका वॉल्यूम कम आयतन कम, जिसका वॉल्यूम अधिक उसका घनत्व कम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्या होता है, दोनों में परिवर्तन क्या होता है। तो इसको आपके आंसर याद रखेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे, आपको 6 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। m/v, जिसका घनत्व अधिक उसका द्रव्यमान अधिक, जिसका घनत्व कम उसका द्रव्यमान कम, जिसका घनत्व अधिक उसका आयतन कम, जिसका घनत्व कम उसका आयतन अधिक। यह क्वेश्चन यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूला है, 2 शब्द का फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी कारण से होती है। तो पशुओं में दोस्तों बता देना चाहता हूँ, पशुओं को जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो कैल्शियम के कारण होती है ना। और लोहा का पूछा जाता है कि किस में लोहा पाया जाता है, तो साग सब्जी में क्या होता है, आयरन अधिक पाया जाता है, लोहा अधिक पाया जाता है। जैसे हो गया पालक हो गया, साग हो गया, ये सब क्या होता है, लोहा अधिक पाया जाता है। विटामिन डी की कमी कारण से क्या होता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, यानी गला, आयोडीन इसमें पाया जाता है, आयोडीन की कमी कारण क्या होता है, आयोडीन की कमी कारण गलघोंटू या गलकंड रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 बल्ब लैंपों की मासिक खपत क्या होगी। 8 घंटे, 8 गुने घंटा मतलब 60 मिनट गुने 100 गुने 10 बटा 1000, 1000 मतलब किलोवाट घंटा होता है। तो 1000 से गुना डिवाइड करेंगे, 2 जीरो 1 3 जीरो से खत्म, तो ये हो जाएगा 8 छक्कड़ 48, 480 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 480। 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों को मासिक खपत कितना हो जाएगी, 480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो दोस्तों गैस ईंधन में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, गैस ईंधन में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मीथेन का प्रयोग, कोयला के खदानों में कोयला का प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का दोस्तों बता देते हैं कि लाइटर में जो होता है और ब्यूटेन का प्रयोग लाइटर में किया जाता है, लाइटर में किया जाता है ब्यूटेन का प्रयोग। बात करते हैं अगर एलपीजी में, एलपीजी सिलेंडर जो गैस होता है, एलपीजी सिलेंडर गैस नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, उसमें सिलेंडर पाया जाता है। सिलेंडर में कौन सा गैस, नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलपीजी गैस में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन पाया जाता है, आइसोब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। अब बात करते हैं तो एलपीजी एक गंधहीन गैस है, उसमें गंध नहीं रहता है, उसमें लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टाइन का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, इथाइल मर्केप्टाइन का प्रयोग किया जाता है गंध को पता लगाने, घरों में लीकेज होने से पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कैसे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित यंत्र। इसको हिंदी में बोल सकते हैं डायनेमो, या क्या होता है, जनरेटर, डायनेमो या जनरेटर इसको बोल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
यानी बदलने का कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर या विद्युत जनित्र या डायनेमो। और बात करते हैं विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, यहाँ से इसको में कौन परिवर्तित करेगा? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। विद्युत इस्त्री में क्या होता है दोस्तों, आप घरों में देखते हैं विद्युत इस्त्री, उसमें क्या होता है, नाइक्रोम का वायर लगा रहता है। नाइक्रोम के वायर के कारण ही वो हीट उष्मा में परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा से हीट उष्मा में परिवर्तन होता है नाइक्रोम के कारण, है ना। नाइक्रोम क्या है? हीट ऊर्जा में परिवर्तन करता है। शीशा संचालक बोला जाता है कि कार के वाहनों या पेट्रोल चलित वाहनों में किसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है? तो शीशा के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है ना। यानी मोटर वाहन कारों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है किसके कारण होता है? शीशा के कारण होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। निम्न में से एक परमाणु गैस है। एक परमाणु मतलब मोनो एटॉमिक उसको बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। एक परमाणु गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। तो आपका आंसर हो जाएगा एक परमाणु जिसमें परमाणु की संख्या 1 है, तो उसको बोलते हैं हीलियम। हाइड्रोजन में 2, नाइट्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, तो इसको द्विपरमाणु डाई एटॉमिक बोलते हैं। द्विपरमाणु ये तीनों क्या है? डाई एटॉमिक है। जबकि हीलियम क्या है दोस्तों? हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, है ना, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस हैं। तो अक्रिय गैसें जितने भी है वो सभी परमाणुिक हैं, एक परमाणुिक है, मोनो एटॉमिक हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मोनो एटॉमिक क्या है? जितने भी अक्रिय गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी क्या है? एक परमाणु गैस है। जबकि जितने भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन क्या है? सभी डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणु। और कभी कभी ट्राई एटॉमिक से पूछा जाता है कि ट्राई एटॉमिक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा Al2, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन का क्या सूत्र होता है? ओजोन का सूत्र है O3, है ना। O3 क्या होता है? ओजोन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी टेट्रा एटॉमिक के बारे में पूछा जाता है। टेट्रा एटॉमिक मतलब चार परमाणु कौन है? तो 4 परमाणु के उसको बोलते हैं P4 मतलब फास्फोरस। और कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्टा एटॉमिक माने अष्ट परमाणुिक, तो जिसको बोलते हैं S8 यानी सल्फर को जिसको बोलते हैं। ये सभी ऑक्टा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के बारे में बता दिए। यह क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है दोस्तों? ये दोस्तों देखने में इजी लग रहा है, लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो आपको तो याद होगा कि 32, 87, 263, है ना, ये आपको याद है। कभी कभी इसका लंबाई चौड़ाई पूछ जाता है कि लंबाई, भारत का क्षेत्रफल लंबाई कितना किलोमीटर है ना। अभी कभी उत्तर दक्षिण से पूछ जाता है, पूर्व पश्चिम में पूछ जाता है। तो आप याद रखेंगे उत्तर दक्षिण कितना है? 2933 और 3214 2933 याद रखेंगे, 2933 और 3214। इसमें क्या है? 2933 पूर्व से पश्चिम और 3214 उत्तर से दक्षिण। 2933 पूर्व से पश्चिम, 3214 उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। देखते हैं 31 मार्च जैसे ही आता है तो मार्च में क्या होता है? बैंक वगैरह सब क्लोजिंग चलता है। किसके कारण? बैंक का लेखा वर्ष, वित्तीय वर्ष चलता है, तो मार्च में क्लोजिंग चलता है। इसके बाद नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक जीवाणु का हर मिनट में विभाजन होता है। एक जीवाणु का हर मिनट में विभाजन होता है और 1 घंटे में 1 कप भर देता है, तो आधा कप भरने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आधा कप भरने में इसको 59 मिनट लगता है। क्या होता है? 59 मिनट। जैसे मान के चलते हैं कि 1 कप भरने में 60 मिनट लगता है, ठीक है, तो आधा कप भरने में कितना लगेगा समय? तो उसका 59 मिनट है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है? दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कान की अस्थियों की संख्या 6 होता है, जिसमें दोनों कान मिलाकर कितना हड्डी हो जाएगा? 12। जी नहीं, आपका गलत हो जाएगा आंसर। दोनों कान में मिलाकर हड्डियों की संख्या 6 होता है। 3 + 3, है ना, 3 + 3 = 6 होता है। बात करते हैं तो मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितना होती है?
तो मस्तिष्क क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कुल 8 होती है। अगर पूरा पूछा है पूरा खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होती है, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। कितना होती है? 29। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है, तो हड्डियों की संख्या 206। वयस्कों में 206, बच्चों में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 308। बच्चों में 308 जबकि वयस्कों में 206। तो 206 में कैसे कैसे होता है? एक हाथ में होता है क्या? हैंड में 30, तो दोनों हैंड में 30 + 30 60। एक पैर में 30, 30 + 30 कितना हो गया? दोनों पैर मिला के 60, 60 कितना हो गया? 120। और क्रेनियम में अभी बताया था मैंने, क्रेनियम में 29 हड्डी पाई जाती है, जिसमें 8 खोपड़ी में 29 हड्डी, जिसमें क्रेनियम में 8 था, है ना। 8 क्रेनियम में 8 और कान में 6, 8 6 14। और क्या बताए थे? चेहरे में 14। तो कुल मिलाकर 29 हड्डियों में से कौन था? चेहरे में 14। चेहरे में याद रखेंगे, चेहरे में 14, जिसमें क्या होता है? चेहरे में 14 और चेहरे में 14 होता है और क्रेनियम में 8। 14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 22, और 6 हो गया कान में, तो 22 6 28, 28 हो गया। और एक होता है एटलस बोन पीछे, एटलस बोन पीछे होता है मस्तिष्क में, तो 29 हो गया। मस्तिष्क में हाथ पैर मिलाकर के कितना हो गया? हाथ पैर मिलाकर के 120, 60 60 120, तो 120 और 29 कितना हो गया? 120 + 29 हो गया 149। कितना हो गया? 149, 149 हड्डी हो गया। और बात करते हैं फेफड़े की हड्डी की संख्या 12 जोड़ी यानी 24 होता है, और फेफड़े की हड्डी की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी मतलब 24। और बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की संख्या, तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है कितना? 33। कितना होती है? रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33। तो दोस्तों टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 120 तो हो गया हाथ पैर मिला करके 120, और क्रेनियम में खोपड़ी में हड्डियों की संख्या हो जाएगा 29, और 24 हो गया फेफड़ों की हड्डी की संख्या, और रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33। तो अगर इसको जोड़ेंगे 4 3 7 और 9 9 9 7 16 तो हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 206 हड्डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हाथ पैर में कुल मिला के 120 होता है, तो एक हाथ में 30 कैसे होता है? हाथ की बता दे रहे हैं पहले, एक हाथ के बताएंगे एक पैर के बताया देंगे, इस तरह से काउंटिंग हो जाएगा। एक हैंड में मतलब एक हैंड में होता है दोस्तों सबसे पहले बाह ह्यूमरस इसको बोलते हैं। एक होता है ह्यूमरस, और एक होता है हाथ के नीचे बाह के नीचे आता है रेडियस तथा अल्ना। तो ये 3 हड्डी हो गया हाथ में, और रेडियस तथा अल्ना के नीचे आता है मेटाकार्पस और कार्पस। मेटाकार्पस में हड्डियों की संख्या 8 और कार्पस में 5 और फ्लैजिला में 14। तो जोड़ते हैं ह्यूमरस 1, रेडियो तथा अल्ना हो गया 2 और 1 3, मेटाकार्पस हो गया, मेटाकार्पस कितना? मेटाकार्पस में हो गया 8 और कार्पस में हो गया 5, तो 8 5 13 और 2 15 1 16, और फ्लैजिला में 14। 16 और 14 कितना हो गया? 30। 16 और 14 इसमें क्या होता है? 7 होता है, 2 1 3 और 5 8 8 16, और फ्लैजिला में 14, इसमें 7 होता है। मेटाकार्पस में हड्डियों की संख्या 7 होता है ना। मेटाकार्पस में हड्डियों की संख्या 7 होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक हाथ में होता है 30 और एक पैर में 30, तो दोनों पैर दोनों हाथ मिला के हो जाता है कितना? 120। इस तरह से कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या 206 काउंटिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री जलीय प्रवस्था में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला 2 आयन है, तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम और मैग्नीशियम। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम और मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ मिलान का चिन्ह बताया है कि आप मिलाइए किसका कौन सही है। तो दोस्तों मैं इसका मिलान कर देता हूँ। ऑक्जीन्स, तो सबसे पहले आपको जो आता है वही मिलान कीजिए, ऑप्शन से भी कभी कभी छांट सकते हैं। जैसे इथिलीन क्या करता है? इथिलीन फल पकने के लिए, इथिलीन एक हार्मोन है,
एकमात्र प्राकृतिक हार्मोन है जो फल को पकने में सहायता करता है। तो ए सी का आंसर हो जाएगा एक। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में मिल रहा है, सी का हो जाएगा एक, यानी सी का एक। बात करते हैं अगर जिब्रेलिन का, तो जिब्रेलिन का क्या हो जाए, जिब्रेलिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। और ऑक्जिन्स क्या करता है? फल परिवर्धन करता है। तो इस तरह से इसका आप मिलान कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? दालचीनी, लौंग, हल्दी। तो आपका आंसर हो जाएगा हल्दी। क्या होता है? जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। हल्दी क्या है? एक तना है। हल्दी क्या है? तना है। लौंग के बारे में पूछा जाता है कि लौंग किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग एक पुष्पकली, कली के भाग से लौंग का प्राप्ति होती है। और दालचीनी, दालचीनी भी क्या है? एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा 2 बार स्थानापन्न प्रबुद्ध प्रधानमंत्री बना? यानी प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, किसने 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका? गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, नीलम संजीवा रेड्डी, जे.एफ. पाठक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। जबकि नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी क्या थे? पहली प्रधानमंत्री बनने वाले, निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने जाने वाले एकमात्र नीलम संजीवा रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नीलम संजीवा रेड्डी से कि इन्होंने एकमात्र निर्विरोध बार चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। और बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये उप प्रधान भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, इस संशोधन के द्वारा ही, है ना, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही। इस तरह से कुल 12 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। जबकि मूल संविधान में कितना भाग थे? मूल संविधान में 14 भाग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस, है ना। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। और वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक। और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता। यह तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी का जनक है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन को आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक और अनुवांशिकी का जनक, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुवांशिकी का जनक और आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो दोनों के बारे में डिफरेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल और टी.एच. मॉर्गन। रॉबर्ट हुक बता दिए, हिपोक्रेटस। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवन संघ की स्थापना किसने किया था? पूना पैक्ट के बाद, पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो इसका संघ किसके बनाया गया था? महात्मा गांधी को। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिट्टी में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो दोस्तों भारत की सभी मिट्टियाँ में किसकी कमी होती है? मुख्यतः खनिज की कमी होती है। किसी खनिज की? खनिज की, नाइट्रोजन, पोटेशियम की सब कमी हो जाती है। तो खनिज की कमी हो जाती है मिट्टी में। बिहार का वह जिला जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बिहार का वह जिला जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों बिहार का सबसे दक्षिणी कौन जिला है? दक्षिणी जिला हो जाएगा। अगर बात करते हैं यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि बिहार का वह जिला जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर, यानी उत्तर प्रदेश से भी मिलता है और झारखंड से भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर क्या है, इन दोनों से मिलता है। मैप में देख सकते हैं, बक्सर तो उत्तरी बिहार में आता है, रोहतास भी आता है, कैमूर के बगल में ही है, लेकिन ये झारखंड से तो मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये कैमूर नहीं मिल पाता है। पश्चिमी चंपारण उत्तरी बिहार में है, सब नेपाल की सीमा से लगने वाला राज्य है, जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो दोस्तों तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत को लूटा था और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था। कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था किसने? तैमूर लंग के शासक था, है ना, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। तो दोस्तों इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहलोल लोदी को पूछा जाता है कि लोदी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहलोल लोदी को। लोदी वंश में 3 शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी में क्या हुआ था, 1526 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, है ना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में तृतीय, 1556 1526, ये तीनों याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा विद्वान शासक था, 23 भाषाओं का ज्ञाता था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इसका कोई भी काम सफल नहीं हो पाया। इसे पगला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, पगला बादशाह या रक्त पिपासु बादशाह, है ना, इसे कहा जाता है। इन्होंने ही दौलताबाद से, दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी बनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। इस तरह से इसको पगला बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह कहा जाता है, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञाता था। तुगलक वंश का शासन में बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, है ना। इस तरह से अगर ये वीडियो आप पूरा देखे हैं तो अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। साथ में अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो आज का समाप्ति करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।